Next heading is dimensions of business environment. So all in over, a business environment is complex and having few components. So basically the various components or dimensions of business environment are social environment, technological environment, political environment, legal environment, and economical environment. So now let us discuss more about these components. So first let us talk about इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. सो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज़ बेसिकली हमारी कंट्री की इकोनॉमी में जो चेंजेस होते हैं और वो बिज़नेस को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं इसके बारे में होता है. लाइक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, इन्फ्लेशन रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं, लोगों की इनकम्स में चेंज आते हैं, कभी इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, प्राइस लेवल्स चेंज होते हैं प्रोडक्ट्स के, मॉनेटरी पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है वो चेंज होती जाती है. सो इस तरह के कोई भी चेंजेस है जो इकोनॉमी में होते हैं और ऑल ओवर बिजनेसेस को इफ़ेक्ट करते हैं, इस तरह के चेंजेस को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की कैटेगरी में. टॉकिंग अबाउट सोशल एनवायरनमेंट, सो ये बेसिकली सोसाइटी से इफ़ेक्ट करता है. सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनसे इफ़ेक्ट होता है कि सोसाइटी जो है उसके कस्टम्स क्या है, उनकी बिलीव्स क्या है, हमारे यहाँ जो हमारे कस्टमर क्लास है उसका लिटरेसी रेट क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, वो किस तरह की लाइफस्टाइल में रहना पसंद करते हैं, उनके वैल्यूज़, बिलीव्स, मॉरलिटी पर क्या व्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें सोशल एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. सो इज़ बेसिकली अबाउट द एडवांस टेक्नोलॉजीज़ और द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शंस जो टाइम के साथ साथ कहीं ना कहीं चेंज होती जाती है, और जितना ये बेटर है कि जितना बिजनेस जल्दी इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर ले, जितनी जल्दी इसे अडेप्ट कर ले, उतना ज़्यादा वो कंपैटिबल हो जाएगा सिचुएशंस के साथ, मार्केट से डील करने में, कंपटीशन फेस करने में. ओके. Next point is political environment. So basically political environment is related to the government decision, the ideology of political parties, the attitude of a government towards the business, whether government is going to promote the business types or not promoting the business types, like this. So basically political stability से हम ये समझते हैं कि अगर हमारे कंट्री में पॉलिटिक्स काफ़ी स्टेबल है, गवर्नमेंट के डिसीजंस काफ़ी स्टेबल है, सो डेफिनेटली ये बिजनेसेस को काफ़ी प्रमोट करेगा. बट अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कभी भी कोई रूल्स आ जाते हैं, कभी रूल्स में इमीडिएट चेंजेस हो जाते हैं, बहुत सारा हॉच पॉच मैनर में अगर गवर्नमेंट के डिसीजंस चल रहे हैं, सो दैट विल गोइंग टू एडवर्सली इफेक्ट दी बिजनेसेस. Talking about the legal environment, so it is related with the rules, the laws, the regulations, the legislative part passed by the government, the different acts which are applied on the businesses and their effects. So basically यहाँ पर यह होता है कि बिजनेस पर्सन्स को लॉ के बारे में भी काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर कोई डिस्प्यूटिंग कंडीशन आती है या कभी कोई स्पेसिफिक सेक्टर के लिए कंप्लायंस करना पड़ेगा रूल्स के साथ में, तो वहाँ पर उन्हें लॉज का काफ़ी अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है. Now let us talk about economic environment in India. So basically after independence, इंडिया ने अपने ट्रेड में, अपने ट्रेड प्रैक्टिसेस में, डीलिंग विद फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हुए थे. एंड एट द टाइम ऑफ 1991 वी हैव केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. ये सारा जो चैप्टर है ये आपने अपने पास इकोनॉमिक्स में भी पहले पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, कि 91 में इंडिया ने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की थी, जिसके बाद हमने बहुत सारे मेजर चेंजेस किए थे अपनी इकोनॉमी में. सो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके कुछ फीचर्स डिस्कस करते हैं. नंबर 1, ओनली द 6 इंडस्ट्रीज वर केप्ट अंडर द लाइसेंसिंग स्कीम. प्रीवियसली बिफोर 91 हर तरह के ऑलमोस्ट बिजनेस करने के लिए या इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड था, जो कि काफ़ी रूल्स से स्ट्रिक्ट था कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो यू नीड टू हैव अ अप्रूव्ड लाइसेंस, अदरवाइज आप नहीं कर सकते. बट आफ्टर 91 हार्डली दिस पेट्रोकेमिकल्स एंड हजार्डस केमिकल्स, द डिफेंस इक्विपमेंट्स, द रेलवेज, इस तरह की कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को ही सिर्फ लाइसेंसिंग में रखा गया था. इसके अलावा सब कुछ को लिबरलाइज कर दिया गया था. Second point is the role of public sector was limited only to 4 industries. So basically जो गवर्नमेंट था यहाँ पर, अब गवर्नमेंट सिर्फ 4 ही इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रोमिनेंट थी, बाकी सब कुछ जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया गया था.
डिसइन्वेस्टमेंट वॉज कैरीड आउट इन मेनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, डेफिनेटली, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे PSUs ऐसे थे जो लॉस मेकिंग में चले गए थे एंड जिनका एकदम से वर्किंग जो थी वो स्टॉप हो चुकी थी. दे वर इन ह्यूज लॉसेस और एक्सटेंट पे आ गए थे कि उन्हें अब क्लोज डाउन ही करना पड़ेगा. सो एट दैट मोमेंट क्या किया गया था, डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था कि उन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर्स को सेल कर दिया गया था ताकि प्राइवेट सेक्टर वाले उनमें भी अपने इन्वेस्टमेंट कर सके और उन्हें कैरी फॉरवर्ड करें. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वाज लिबरलाइज्ड एंड मेनी सेक्टर्स 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज अलाउड. सो बेसिक उस टाइम पर भी FDI अलाउ किया गया था कि आप फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो भी इंडिया में आकर इंडिया के बिजनेसेस में, इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड दैट टू 100%. मतलब पहले रिस्ट्रिक्शंस थे कि आप 100% इन्वेस्टमेंट नहीं दोगे, बट लेटर ऑन इट हैज़ बीन इंक्रीज अप टू 100%. Then automatic permissions were given to signing technology agreements with the foreign companies. अब हम foreign companies से भी agreement कर सकते थे. The FIPB was set up to promote and bring foreign investment in India. Foreign Investment Promotion Board ये एक specific इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया गया था जो कि अब इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन बॉन्ड्स को, फॉरेन प्रमोशंस को, फॉरेन डीलिंग्स को प्रमोट करेगा. देन वेरियस बेनिफिट्स वर ऑफर्ड टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. एंड आज की डेट में भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमें बोलने में लगता है कि बहुत स्मॉल होंगी, बट अगर हम उनके सेक्टर कंट्रीब्यूशन की बात करें, उनके GDP कंट्रीब्यूशन की बात करें, सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होल्ड अ वेरी प्रोमिनेंट पोजीशन इन दैट. मतलब बहुत अच्छे परसेंटेजेस पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज GDP में कंट्रीब्यूट करती हैं, इंडिया की नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करती है, तो उनको भी एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट सिस्टम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में दिया गया था. अब इस इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 मेन स्ट्रैटेजीज लेकर के आए थे. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस. LPG पॉलिसी आई थी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सो नाउ लेट अस डिस्कस मोर अबाउट इट. सो बेसिकली लिबरलाइजेशन का मतलब था कि जो भी कंट्रोल, जो रेस्ट्रिक्शंस इंडियन इंडस्ट्रीज में लगाए गए हैं, इंडियन बिजनेसेस में लगाए गए थे, वो सारे रेस्ट्रिक्शंस को अब कम कर दिया गया था. रूल्स एंड रेगुलेशंस को काफ़ी रिलैक्स्ड बना दिया गया था. प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ हो गया था इस वजह से बिजनेस में, एंड जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी उसमें भी प्राइवेट सेक्टर वाले कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर चुके थे. कुछ में प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर की पार्टनरशिप जैसे भी सिचुएशंस थी. सो बेसिकली यहाँ पे क्या स्टेप्स लिए गए थे. नंबर 1 इज अबॉलिशिंग लाइसेंस, देन फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ ऑपरेशंस, removal of restriction on movement of goods and services, freedom in fixing prices, reduction in tax rate and unnecessary controls, simplifying procedure for imports and export, and making it easy to attract the foreign capital. So basically liberalization में जितने rules and regulations थे उनको काफ़ी simple and relaxing बनाया था. एंड टॉकिंग अबाउट प्राइवेटाइजेशन, सो यहाँ पर बेसिकली पब्लिक सेक्टर का जितना भी रोल था अभी तक इकोनॉमी में उसको काफ़ी कम कर दिया गया था, और यहाँ पर ओनरशिप जो थी वो पब्लिक सेक्टर से ट्रांसफ़र करके किनको दे दी थी, प्राइवेट सेक्टर को दी थी. दैट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया था प्राइवेट सेक्टर के लिए. सो यहाँ पर बेसिकली जितने भी असेट्स वगैरह थे वो सारे पब्लिक सेक्टर के हमने सेल कर दिए थे. पब्लिक एंटरप्राइजेस को लीज पे दे दिया था प्राइवेट सेक्टर्स को. लाइक अगर कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो काफ़ी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको एक स्पेसिफिक टेन्योर के लिए, लाइक 5 years 10 years के लिए एक प्राइवेट कंपनी को या प्राइवेट एंटरप्राइज को दे दिया कि वो उसे कैरी फॉरवर्ड फर्दर करेंगे. इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन में हमने न्यू पॉलिसीज़ को भी अडेप्ट किया था कि डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा बेसिक प्राइवेट सेक्टर का, और इसके साथ साथ एक बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज़ BIFR, इसको भी स्टैब्लिश किया गया था, जो कि गवर्नमेंट की वो लॉस मेकिंग यूनिट्स थी या जो सिक यूनिट्स थी जो प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे थे, लॉस में जा रहे थे, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करेगा. मतलब अगर उसमें स्पेसिफिक और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो उनको स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर पाएँ, दोबारा से ग्रो कर पाएँ. और अगर वो इन्वेस्टमेंट से ग्रो नहीं करते तो या फिर उनको किसी के साथ अमालगमेट कर देते या मर्ज कर देते या फिर उन्हें क्लोज डाउन कर देते.
Next, talking about globalization. So globalization, as we all know, it basically means that trade, movement of goods and services, movement of technology, movement of capital and persons should be free from any international borders, any countries, restrictions अक्रॉस दी ग्लोब. अगर आप पूरे ग्लोब में कहीं पर भी इजीली ट्रेड कर सकते हो, कहीं भी इजीली फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हो, वहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज को गिव एंड टेक कर सकते हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हो. सो इन दैट केस हम कहेंगे कि ये एक ग्लोबलाइजेशन की सिचुएशन है. सो 91 में जाकर के जब इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की थी, सो एट दैट मोमेंट हमने ग्लोबलाइजेशन को भी एक्सेप्ट किया था दोबारा से. एंड इन दैट ग्लोबलाइजेशन हमने इम्पोर्ट्स के लाइसेंसिंग पर बात करी थी, टैरिफ के रिस्ट्रिक्शंस थोड़े से वहाँ पे यूज़ किए गए थे और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे. मतलब अगर हमने इंपोर्ट को एक्सेप्ट किया भी था तब भी उसमें कुछ ना कुछ लाइसेंसिंग थी कि हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका टैरिफ क्या होगा. जैसे आज की डेट में भी अगर आप कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो वहाँ पर कस्टम्स लगता है, कस्टम ड्यूटी का सिस्टम है. सो वही कस्टम्स वाले रिस्ट्रिक्शंस, सारे टैरिफ के रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पर आए थे. एंड देन हमने एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बात करी थी, क्योंकि अगर हम फॉरेन से डील नहीं करेंगे तो जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं मार्केट की वो हमारे पास नहीं पहुँच पाएगी. तो उसके लिए हमें थोड़ा सा लिबरलाइज होने की ज़रूरत थी. सो अगेन ग्लोबलाइजेशन के लिए हमें लिबरलाइजेशन को भी इम्पोर्ट करना पड़ा था. उसके बाद हमें टैरिफ स्ट्रक्चर को एक्सपोर्ट के हिसाब से थोड़ा सा मॉड्यूलेट करना था, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट करने पर भी सेम लेवल से टैरिफ लगाएंगे तो फिर किसी को भी एक्सपोर्ट करने का मन नहीं करेगा. मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे कि अगर आप एक्सपोर्ट करने पर भी टैक्स लोगे तो इसलिए एक्सपोर्ट के रेट्स को थोड़ा कम रखा गया. आज की डेट में भी यू नो कि एक्सपोर्ट्स आर बेसिकली टैक्स फ्री. मतलब उसमें पहले टैक्स पे करवा लिया जाता है, बट लेटर ऑन जब ये आप स्पेसिफाई कर देते हो, आप प्रूव कर देते हो कि आपने वो सारे गुड्स को एक्सपोर्ट ही किया है, लोकल मार्केट में सेल नहीं किया है, सो दैट स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ड्यूटी, दैट स्पेसिफिक कस्टम ड्यूटी विल बी क्रेडिटेड बैक टू यू. एंड रिफॉर्म्स विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज. हाँ, हमने फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसी का एक्सचेंज होता है उसको लेकर के काफ़ी रिफॉर्म्स भी किए गए थे. फॉरेन एक्सचेंज कैसे चेंज होता है, करेंसी का वैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में काफ़ी डीपली स्टडी करेंगे.